पता था कि आरिफ नकवी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया हो कि वो कम से कम अमेरिका उसको यहां से आके गिरफ्तार ना करे या पाकिस्तान से इसकी गिरफ्तारी ना मांगे। एक तो इसका ये भी हो सकता है नुकता, जो कि मेरी समझ में है। ये मैं किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से जो बंदा कड़िया में लाता है तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी एक सोच दी। दूसरी बात ये कि जितना प्रोपेगेंडा, अब इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लेरिफिकेशन नहीं आई पीटीआई की जानिब से। वैसे तो इनकी पूरी बदतमीज ब्रिगेड मौजूद होती है जो हर 2 मिनट के बाद आके हर चीज पे आके जवाब देती है। इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने। और अगर खिलाफ की जरूरत तो मैं कहता हूं जाके चैलेंज करो, बच्चाना की कोर्ट में जाके चैलेंज करो, वरना कौम के सामने मानो हाँ तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स में नहीं है। शौकत, तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स में नहीं है। शौकत खानम हॉस्पिटल में भी जो गबन हुए हैं उसमें भी जो फॉरेन फंडिंग आई है, और फिर उसमें फिर इनकी बहन साहबा ने जिस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टीज परचेज की, जो बाद में इन्होंने एमनेस्टी में दिखाई, जिस एमनेस्टी के लिए इमरान खान कहता था ये चोरों डाकुओं के लिए है, उसमें इसकी बहन ने वो जो चीजें दिखाई हैं, क्या इसकी बहन ने ये साबित किया है कि वो पैसे इसने यहां से बाहर कैसे भेजे थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए थे। मैं गुजारिश करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान से, मियां शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीजों को मिलाकर एक हाई लेवल जेआईटी बनाई जाए। जेआईटियां जिस तरह माजी में बनती गई हैं उस तरह की एक जेआईटी बनाई जाए जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की जेआईटी इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो जेआईटी फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम से कम इसका नाम ईसीएल पे डालें। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस जो 8 साल से पेंडिंग है, उसका नतीजा दिया जाए। आज मैं देख रहा था पीटीआई के रहनुमा क्या बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपुल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाए, फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में, अदालत में होता है जी? कल को फिर हम भी खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। आज अगर मेरा कोई केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहूं जी जो पहले वो 8 साल पुराना केस पेंडिंग है पहले वो सुनाए। ट्वीट्स या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपुल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाए, फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में अदालत है? कोई इस तरह की बात कहता है कि सबके केसेस साथ सुनाए जाएं। ये पीटीआई आज भी नहीं कह रही कि इन्होंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। ये बोले जी दूसरों के हम तो होंगे खराब, लेकिन दूसरे भी खराब होंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जिसका जजमेंट पहले सुनानी चाहे सुनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये मंतक पाकिस्तान की में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वरना आज मैं कह सकता हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने रेफरेंस भेजा था, जब उनका रेफरेंस पेंडिंग है कोर्ट में, तो बराए मेहरबानी पहले उस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए, उसके बाद फैसले सुनाए जाएं। क्या ये मैं बात कह सकता हूं? हमारी अपील तो हमेशा ये रही है। क्या कोर्ट मेरे कहने पे ये बात मानेगी? क्या ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज है कि कोई और फैसला ना सुनाया जाए? फिर तो हम ये कहें कि किसी का भी आज जो पिटिशन डालते हैं, पिछले 1 महीने में जो पिटिशन डली है उनमें सारे फैसले रोक दिए जाए। पहले जो पुरानी पिटिशन है, जो आपके पास 15 साल पुराना केस है, पहले वो सुनाए फिर ये सुनाए। इस तरह के कानून पाकिस्तान के आईन या कानून में कोई गुंजाइश नहीं है जो पीटीआई मुतालबा कर रही है। खैर, पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि जो बहरूपियों के मुंह पे नकाब है वो उतरे, लोगों को पता चले कि इन डाकुओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है, लेकिन बाहर मुल्क में जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज हैं उनके साथ क्या धोखेबाजियां की हैं इन्होंने। ये पैसे कहां कहां पे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये किस किस एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते रहे हैं। जो शख्स साल का 1 लाख रुपए टैक्स भरता हो वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है?
ये सारे फॉरेन फंडिंग के पैसे थे जिसमें ये लाइफस्टाइल भी बन रहे थे। हमारे पास 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसका साल का इनकम टैक्स लाख रुपए होता है, वो इतना शाहाना जिंदगी लाख रुपए के टैक्स पे गुजार रहा था। इस बहरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए और मैं दोबारा अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसका नाम ईसीएल में डालें, इसके हवारियों का नाम ईसीएल में डालें और फौरी तौर पर जीआईटी तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और जीआईटी ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ केसेस में अपनी कार्रवाइयां की हैं उसी तरीके की कार्रवाई की जाए। डेली की बेसिस पे इसकी जीआईटी इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में इस्राइल और भारत के पैसे से अब सियासत होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पे। अकबर एस बाबर साहब की अपनी रिपोर्ट जमा हो चुकी है ईसीपी में कि इस्राइल और भारत फंडिंग करते रहे इमरान खान को और पीटीआई को। अगर क्या ये किसी और जमात के अकाउंट में इस्राइल और भारत से पैसे आते तो उसको क्या असर होता? इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। लाडलाइज्म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। ये नाइंसाफी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। ये बता दें कि आप ईसीएल की बात कर रहे हैं, जीआईटी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इस तरफ भी नज़र दौड़ाएं जो एक फ्रेंडली बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो आपकी हर चीज़ को बिल्डोज कर रहा है। कल वो उस बेंच के सामने जाएंगे तो हर चीज़ आपको बिल्डोज होगा। क्योंकि देखिए जी, आवाम के सामने रिपोर्टें आनी चाहिए, आवाम के सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर अदालत जो भी फैसला करे। हम ना कभी इलेक्शन कमीशन को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं, ना किसी अदालत को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि इंसाफ का तकाज़े इस मुल्क में हर शख्स के लिए इक्वल होने चाहिए। इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। अगर जेआईटीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनी थी तो क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में जेआईटी बनाना? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि आप जेआईटी तश्कील दें, उस जेआईटी के मुराकात सबके सामने आए, जेआईटी में पता चले कि इन डाकुओं ने किस तरह दुश्मन ममालिक के पैसे इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में सियासत के ऊपर काबिज रहे हैं। और उनके कोई इसमें फर्क नहीं कि ना सिर्फ पैसे मांगे चले हों। अगर इसराइल और भारत फंडिंग दे सकता है पीटीआई को तो उनके थिंक टैंक्स भी यहाँ काम कर सकते हैं। जो आज जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलते हैं हमारे इदारों के खिलाफ और इदारों के सरबराहों के खिलाफ, फिर ये भी हो सकता है कि पीछे इसमें इसराइल और इंडिया के जो है लोग वो शामिल हों। इल्जाम तो लगाए जा जैसे और जो इल्जाम अकबर एस बाबर साहब ने लगाए कि जी इसराइल और इंडिया की फंडिंग इसमें आई हुई है, तो उसमें अगर जेआईटी बन जाए तो उसमें कौन सी बुरी बात है? मैं थोड़ी बोलूंगा सजा दे दें। मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक तश्कील दी जाए जो इस केस का फैसला करे, जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करे, पूरे सबको बुलाएं कि जी अलीमा खान ने बाहर प्रॉपर्टी ली, उन्होंने एमनेस्टी में दायर कर दी, चले कोई बात नहीं। एमनेस्टी क्या कहती है? एमनेस्टी ये कहती है कि जी आपने एक चीज डिक्लेयर कर दी कि जी ये चीज आपकी, अब आपको कोई भी इदारा पूछ नहीं सकता, लेकिन ये तो पूछ सकता है कि आपने उसमें अमाउंट अपना डिक्लेयर किया है, अपनी वेल्थ डिक्लेयर की, लेकिन वो पैसे बाहर गए कैसे? अलीमा खान ने अमेरिका पैसे किस तरह भेजे वो एमनेस्टी बताएगी। वो एमनेस्टी का उसका कोई दायरा नहीं, वो आपकी एफआईए बताएगी, वो आपके दूसरे इदारे बताएंगे कि इसने हवाला के जरिए पैसे भेजे, लीगल सोर्सेज से भेजे, और ये पैसे कहां से आए उसके पास। क्या ये पैसा शौकत खानम ट्रस्ट का नहीं है कि एफआईए बताएगी, वो आपके दूसरे इदारे बताएंगे कि इसने हवाला के जरिए पैसे भेजे, लीगल सोर्सेज से भेजे, और ये पैसे कहां से आए उसके पास। क्या ये पैसा शौकत खानम ट्रस्ट का नहीं है कि शौकत खानम ट्रस्ट में अलीमा खान जो है वो उसकी मेंबर भी हैं, वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। तो एक शख्स ने अपनी बहन को मेंबर बनाया और वो पैसा अगर किसी की प्रॉपर्टियां परचेज करने में इस्तेमाल हो रहा है तो इस पर जीआईटी बननी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सारी चीजों पे जीआईटी बने और दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा, ये बता दें कि आपकी हुकूमत को आए हुए 3 माह से ज्यादा हो गए, ना तो आटा स्कैंडल पे आपने कोई रेफरेंस दायर किया, ना आपने चीनी स्कैंडल पे कुछ किया, बहुत सारे स्कैंडल हैं, इसी तरह पिशावर बीआरटी है, बहुत सारे आपने खुद अभी का जिक्र किया। तो क्या कमजोरियां हैं, क्या वजूहात हैं? आपके इदारे मना कर रहे हैं या कमजोरियां हैं, क्या है? क्यों नहीं आप लोग कुछ करते? आपकी बात बहुत जबरदस्त सवाल किया है सुमरो साहब आपने। पहले मैं बात करता हूं आटा चीनी स्कैंडल पे और फिर मुझे याद दिलाएगा मैं आपको पिशावर बीआरटी पे भी जवाब दूं। आटा चीनी स्कैंडल में इमरान खान ने अपने आप को एनआरओ दिया। वो कैसे एनआरओ दिया?
कि सारी 2 नंबरियां इमरान खान ने करवाई थ्रू कैबिनेट, और फिर नैब में एक लॉ पास किया इमरान खान ने कि कैबिनेट के जितने डिसीजन हैं उनको इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि उसको पता था कि उसने गलत काम किए हैं। उसने लोगों से, इन माफिया से कमीशनें लेकर, कभी वही चीज एक्सपोर्ट हो रही है, कभी वही चीज दोबारा इंपोर्ट हो रही है, ये सारे ड्रामेबाजियां की। उसको पता था कि उन माफियाज के हाथों में इमरान खान खेल रहा था। उन्होंने उसको पैसे दिए जिससे मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फिर इसको पता था कि अब मेरी हुकूमत जाएगी, तो इसने खुद एक नैब का एक उसने अमेंडमेंट की, और उस अमेंडमेंट के जरिए इसने कैबिनेट के सारे डिसीजन को उसने इम्यूनिटी हासिल की। अब आपका था दूसरा सवाल BRT वाला और मलम जवाब। मैं आपको कह दूं